नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका जेन इनोवेशंस में। दोस्तों आज आप लोगों के लिए प्रस्तुत है सोलर एनर्जी का Q&A एपिसोड 17। और अगर आपने अभी तक इसके पहले के जो एपिसोड है वो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जो है साइड में सोलर एनर्जी का प्लेलिस्ट चल रहा है, वहां पे जाके आप ढेर सारे वीडियोस देख सकते हैं सोलर एनर्जी और Q&A से रिलेटेड। तो पहले के जो भी एपिसोड्स हैं दोस्तों, हर एक में जो है अलग अलग यूनिक क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो होपफुली ये जो पुराने एपिसोड्स है इन्हें देखने में आपको काफी मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ले लेते हैं आज का कमेंट ऑफ द डे। और आज का जो कमेंट है वो अंसारी जी की तरफ से आया है और अंसारी जी लिखते हैं, गुड इवनिंग सर, आप कैसे हैं? मैं झारखंड से हूं। मैं आपकी हर वीडियोस देखता हूं और वाकई काफी नॉलेज मिलती है। सो माय रिगार्ड्स टू झारखंड। और यहाँ पे जो है अंसारी जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ माय वीडियोस। आप यूं ही अपना ज्ञान हमें देते रहें ताकि सबको उनका फायदा मिले। और सर मैं यूटीएल गैमा प्लस 12 वोल्ट यूज कर रहा हूं और 4 इन्होंने जो है सोलर पैनल लगाए हैं 375 वैट के। तो करीब करीब जो है 1500 वैट जो है इन्होंने टोटल यहाँ पे ओवर पैनलिंग किया है। और आगे लिखा है जिसका वीओसी 44 वोल्ट है, 200 AH की बैटरी है, लगभग 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन अंसारी जी। और यहाँ पे जो है मेरा चैनल देख के काफी लोग जो है ओवर पैनलिंग के लिए जो है वो एक्साइटेड हो गए हैं। दोस्तों ओवर पैनलिंग जो है ये आपके रिस्क के ऊपर रहता है, लेकिन अगर आप इसको ढंग से करेंगे तो कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सो थैंक्स अंसारी जी फॉर दिस कमेंट। और अभी हम आते हैं हमारे जो है Q&A की ओर। और Q&A का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो शेख जी की तरफ से आया है। और शेख जी पूछते हैं, हाय सर, थैंक्स फॉर मेकिंग वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, यू आर वेलकम। और माय डाउट्स आर एज फॉलोज, डज VOC इंक्रीज इफ वी एड एक्स्ट्रा पैनल्स टू द सेटअप और इट विल रिमेन द सेम व्हेन पैनल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल? दोस्तों यहाँ पे जो भी चीज अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो, मान लीजिए कि जो पैनल्स हैं अगर वो आपने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो यहाँ पे आपका जो वोल्टेज है, जो VOC है, वो सेम ही रहेगा। इज द SPV वोल्टेज विच इज डिस्प्लेड इन यूटीएल गैमा प्लस एंड VOC सेम और डिफरेंट? ऑलराइट, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे कई लोग जो है वो यूटीएल गैमा प्लस के डिस्प्ले के ऊपर एक फिगर देखते हैं और खुश हो जाते हैं कि जो VOC है वो इतना इतना बता रहा है और ये VOC हमारे रेंज में है। दोस्तों ऐसा नहीं होता। VOC का मतलब होता है वोल्टेज ऑफ ओपन सर्किट। मतलब जहां पे आपका जो पैनल है वो किसी भी चीज में कनेक्टेड नहीं है, मतलब ओपन आपका पैनल पड़ा हुआ है, तो वहां पे जो रीडिंग आएगा वो रहेगा आपका VOC। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से आपका पैनल जो है आपके पीसीयू में लगा दिया जाता है तो वो जो वोल्टेज है वो नीचे गिर जाता है और जो वर्किंग वोल्टेज है पैनल का, मतलब जहां से आप उसका आउटपुट ले रहे हो, वो आउटपुट का कहा जाता है VMP, मतलब वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे VOC और VMP ये दोनों चीजें अलग अलग है और इसमें कंफ्यूजन जो है जनरली कई लोगों को होता है, इनफैक्ट इवन डीलर्स को भी होता है। तो ये दोनों चीजें अलग है, इसका आप ध्यान रखिए। अब आप जो है आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमारा जो इन्वर्टर है तो VMP पे चलता है, तो VOC की हम चिंता क्यों करें? दोस्तों यहाँ पे इसके लिए आपको जो MPPT जो टेक्नोलॉजी है उसका इनर वर्किंग समझना जरूरी है, जो इस वीडियो के स्कोप में नहीं है। किसी दिन अगर मेरे पास ऑसिलोस्कोप वगैरह आता है तो मैं आपको ये जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है इसका वर्किंग बताऊंगा। और इसका वर्किंग जो है वो एक तरह से आपकी जो दिल की धड़कन है उस तरह से होता है। तो ये आपका MPPT क्या करता है कि आपके जो पैनल लगे हुए हैं इसको 1 मिनट में कई बार जो है रिलीज कर देता है, मतलब यहाँ पे जो है उसमें से लोड वो हटा देता है और वहां पे उसका VOC वो बीच बीच में चेक करता रहता है। और ये जो ग्राफ है ये एक तरह से आपके दिल की धड़कन की तरह रहता है, ऑसिलोस्कोप के ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप पैनल्स लगाएं तो आपको VOC और VMP दोनों भी फैक्टर्स का ध्यान रखना है। अभी हम पढ़ते हैं आगे। Can you tell me the max current UTL Gamma Plus inverter 12 volt can handle? As it is not mentioned in manual and is there any such limitation? वैसे प्रैक्टिकली इस पे जो है कोई भी तरह का लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर हम 1000 वैट का ये जो सोलर पैनल जो सपोर्ट करता है, अगर हम इसको डिवाइड करें, डिवाइड बाय 12, लगभग 80 एम्पियर के आसपास इसका जो है कहीं ना कहीं लिमिट होना चाहिए। और यहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से आपका जो एम्पियर आना है ये ऑन डिमांड रहता है। तो एम्पियर जो है जितने डिमांड करेगा आपका पीसीयू उतना ही एम्पियर आपके सोलर पैनल से आएगा। तो वीडियो जाके एक बार जरूर देखिए। तो इस तरह से ऐसा कोई लिमिटेशन इस पे होना नहीं चाहिए। इन UTL 1 kV system can we put if we put more than 1 kV load, what error will be displayed in the screen? Does inverter automatically get started once we decrease the load less than 1 kilowatt? Okay, तो अगर आप इसके ऊपर जो है ज्यादा लोड देते हैं तो थोड़ी देर जो है ये ओवरलोड का इंडिकेटर देता है। यहाँ पे मैंने ओवरलोड कंडीशन तक जो UTL गैमा प्लस है उसको टेस्ट किया है
और बंद होने के बाद में ये वापस रिस्टार्ट होता है या नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर लोड इतना ज्यादा है कि इसके फ्यूज वगैरह उड़ जाते हैं तो ऑफकोर्स ये रिस्टार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये जो है आपका वार्निंग देता है, बीप देता है और आप लोड तुरंत कम कर देते हो तो वापस ये नॉर्मल वर्किंग में आ जाता है। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन, विच मोड इन इन्वर्टर इज बेटर इफ यू वांट टू इंक्रीज द बैटरी लाइफ, पीसीयू मोड और स्मार्ट मोड, एज इन अवर सिटी पावर शट इज ओनली 2 hours। देखिए, ये जो भी मोड्स हैं इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में दिया था। इसमें जो है आपको बैटरी लाइफ किस तरह से बढ़ानी है इसका भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो जाके जरूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये जो सारे लिंक्स है ये डाल देता हूं, वहां पे भी जाके आप वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो अगर आप स्मार्ट मोड में रखेंगे तो स्मार्ट मोड में फायदा ये रहेगा कि रात भर आपका जो बैटरी है इसको यूज नहीं किया जाएगा और रात भर आपका जो लोड है ये आपका ग्रिड से चलेगा। तो स्मार्ट मोड में जो आपकी बैटरी की जो लाइफ है ये थोड़ी बहुत ज्यादा रहेगी। इसके बाद में हम आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। और सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए जो है मैं इनको एक हार्ट देना चाहूंगा क्योंकि काफी इनोवेटिव क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। और यहाँ पे लिखा है, इज वाटर कूलिंग द सोलर पैनल टू इंक्रीज एफिशिएंसी ड्यूरिंग हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस इज वेरी इफेक्टिव और एल्स देयर विल बी ओनली मार्जिनल इंप्रूवमेंट इन इट्स परफॉर्मेंस। ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि दोस्तों कई जगह पे जो पानी है ये इसकी शॉर्टेज होती है और पानी काफी लिमिटेड होता है। और अगर लोगों को यूज करने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और अगर वो पानी अगर आप समर में आपके पैनल पे डालोगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो वो छोड़ के हम आते हैं टेक्निकल बात पे। तो यहाँ पे जो भी चीज होती है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, ये रेटेड होता है 25 डिग्री टेम्परेचर पे। और हम तो ये जानते हैं कि इंडिया में ढेर सारी गर्मी होती है, काफी कड़क धूप पड़ती है और 25 डिग्री का जो टेम्परेचर है वर्किंग में हमें कहीं नहीं मिलता। तो यहाँ पे कूलिंग के लिए पानी डालना एक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये जो चीज है, ये जो टेक्निक है, इसमें कई सारे लिमिटेशन है। और पर्सनली अगर मेरी बात करूं तो ये जो चीज है पानी डालना, ये मुझे इतना वर्थ नहीं लगा। तो सबसे पहले तो आपकी पानी की जो वेस्टेज है ये इसमें काफी रहेगी, आप बार बार पानी डालोगे। या फिर आपको इस तरह का एक एलॉबरेट सिस्टम जो है बनाना पड़ेगा कि वो टाइम टू टाइम पानी स्प्रे करे और जो पानी बचता है उसको वापस रिकवर करके, फिल्टर करके वापस आपके जो वो टैंक है या जो भी आपका पंप है वहां पे भेज दे। तो ये सब करने से तो अच्छा है कि आप क्या कीजिए कि ये जो खर्चा है इससे कम में तो आप 2 पैनल ज्यादा लगा लीजिए, दैट इज बेटर। तो आपका जो भी आउटपुट का लॉस हो रहा है गर्मी के दिनों में, अगर मान लीजिए आपका जो पैनल है रफली 30% कम आउटपुट देता है जो हमारा इंडियन टेम्परेचर है उसके हिसाब से, तो 30% ज्यादा पैनल लगा दीजिए और आपका ये जो कंप्लीट जो तामझाम है, जो कंप्लीट आपका सिस्टम है कूलिंग का, इससे वो ज्यादा परवड़ जाएगा आपको 1 या 2 पैनल ज्यादा लगा लेना। आइए अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है यहाँ पे, ये आया है अभिनव जी की तरफ से और ये लिखते हैं, हेलो सर, थैंक्स फॉर क्लियरिंग डाउट्स। आई वांट टू आस्क फ्यू मोर क्वेश्चंस। फॉर जीरो एनर्जी बिल और एटलीस्ट बिटवीन 0 to 100 the cheapest unit, I want to set up off-grid system. The present consumption is 200 to 250 units. दोस्तों जीरो बिल जो है बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बिल में जो है कई सारे फिक्स चार्जेस और टैक्सेस वगैरह डाल दिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से 500-600 रुपए तो वो उसमें वो टैक्स ही रहता है। तो यहाँ पे जीरो बिल आना जो है वो काफी मुश्किल है, लेकिन मिनिमाइज आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए जो है इन्होंने 2 ऑप्शन निकाले हैं। एक ऑप्शन है 1 किलोवाट पैनल 3x330 वैट, गैमा प्लस का 24 वोल्ट का 1 kV मॉडल, 2 बैटरी लगेगी और टोटल सिस्टम कॉस्ट है इनका 65,000 रुपए। और दूसरा जो इनका सिस्टम है वो भी सेम है और फर्क जो है इसमें कि गैमा का इन्होंने 2 kVA का जो है ये मॉडल पिक किया है, 24 वोल्ट वाला बैटरी सेम है और कॉस्ट यहाँ पे है 80,000। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका जो यूज है, आपका यूज है 200 to 250 यूनिट्स आपके मंथ में। और हमारा जो 1 किलोवाट का जो सोलर पैनल होता है, अगर ये हम एक ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें तो लगभग जो है 4 यूनिट बना के देता है आपको एक दिन में। तो आइए इसको हम जो है कैलकुलेटर पे एक बार समझ लेते हैं। तो आपका जो ये 1 kV का जो सिस्टम है, मतलब 4 यूनिट इंटू अगर हम इसको करें 30 दिन, तो ये आपको जो है लगभग 120 यूनिट बना के देगा। तो यहाँ पे ये जो आपकी खपत है उसका लगभग आधा सोल्यूशन ही 1 किलोवाट का सिस्टम कर पा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है 2 किलोवाट सिस्टम में जाते हैं तो 2 किलोवाट सिस्टम जो है आपका जो कंप्लीट कंजम्पशन है लगभग 250 यूनिट के आसपास का, उतना पूरा कर देगा। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है इसके साथ में जाइए। अगर आप जो है आपके पास में बजट कम है तो जिस तरह से आपने यहाँ पे जो पैनल्स हैं वो 1 किलोवाट के लगाए हैं, तो आगे जाके आप इसको धीरे धीरे अपग्रेड कीजिए। लेकिन फायदा ये रहेगा कि आपने अभी से अगर 2 kVA का जो है इन्वर्टर या पीसीयू परचेस किया तो एक अपग्रेड ऑप्शन आपके पास में रहेगा फ्यूचर में कि आप पैनल बढ़ा पाएंगे। वहीं पर अगर आप ये 1 kVA का गैमा प्लस ले लेंगे 24 वोल्ट का, तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा इसको अपग्रेड करने का। और यहाँ पे दोस्तों ये जो गैमा सोलर है इसके कॉम्पिटिशन में कुछ और भी प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अगर आपको वो प्रोडक्ट समझ में आते हैं तो आप उन्हें परचेस कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
एक नया प्रोडक्ट आया है जो आया है स्मार्टन की तरफ से, और स्मार्टन का जो है ये 2500 VA का एक नया जो है यूनिट लॉन्च हुआ है, पीसीयू है एमपीपीटी वाला, लिंक मिल जाएगा नीचे। और एक दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आया है, वो आया है नेक्सस की तरफ से, और नेक्सस का 2.5 kVA का भी पीसीयू आता है। तो आप इन तीनों को एक बार कंपेयर कर लीजिए और इन तीनों में से आपको जो भी पसंद आता है वो आप परचेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो इन्होंने लोड लिखा है, तो लोड में जो है कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है। एलईडी, फैन, रेफ्रिजरेटर ये आराम से चल जाता है। रेफ्रिजरेटर आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला। बाइंग गाइड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और इसके अलावा भी कई सारे जो बाइंग गाइड्स हैं वो मैंने बना के रखे हैं, आपको डील्स एंड डिस्काउंट्स प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद में डेस्कटॉप चल जाता है, नो प्रॉब्लम, मेरा पीसी भी चलता ही है सोलर पे। वॉशिंग मशीन चल जाता है, लैपटॉप वगैरह चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारा लोड अगर आप एक साथ चलाना चाहते हो तो फिर आपको 2 kVA के साथ में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये 250 मतलब 500 तो यहीं पे हो गया, प्लस यहाँ पे आपका 600-700, मतलब आपका गैमा प्लस का जो कैपेसिटी है वो इतने 4 चीजों में ही पूरा हो गया। और बाकी जो भी एडिशनल लोड है आपका फ्रिज वगैरह, फैंस वगैरह, उसके लिए फिर लोड नहीं बचता है। तो आई हाईली सजेस्ट कि इन दोनों में से आप जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है 2 kV वाला, इसके साथ में जाइए। So I am thinking all load on inverter, so installing changeover switch between inverter and mains। तो यहाँ पे दोस्त इसकी कोई जरूरत नहीं है, और आजकल के जो भी पीसीयू आते हैं ये काफी इंटेलिजेंट होते हैं, और सोलर से आने वाली एनर्जी को देख के और आपकी जो बैटरी है उसकी हेल्थ को देख के ये अपने आप मेंस पे चले जाते हैं। तो स्विच ओवर वैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आप एक बार अच्छे से कॉन्फ़िगर कर लीजिए, वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप मोड चेंज कर सकते हैं। तो हाइब्रिड मोड, पीसीयू मोड या स्मार्ट मोड, इनको आप समझ लीजिए। इसके हिसाब से आप एक बार आपका पीसीयू कॉन्फ़िगर कर लीजिए, फिर आपको यहाँ पे स्विच ओवर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, और उसके लिए आपको एक हार्ट। अभी हम जाते हैं आगे। Hi again, just a quick question. When solar panel is gone for the day and load runs from battery till its reconnect voltage is reached, does this duration is calculated by unit saved in gamma plus, or it stops calculation the moment solar energy is gone? थैंक्स इन एडवांस। ओके, ये जो है छोटा क्वेश्चन विद बड़ा आंसर कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे जो रेडियंस जी है ये पूछ रहे हैं कि हमारा जो गैमा प्लस जो किलोवाट आवर्स में जो सेविंग बताता है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो यूनिट्स है दोस्तों, ये सोलर प्रोडक्शन के बताता है, ना कि लोड के। तो जितना सोलर एनर्जी आपका जो इन्वर्टर है, जो आपका पीसीयू है, जितना वो सोलर एनर्जी यूटिलाइज करेगा या कंज्यूम करेगा, उतने जो है वहां पे वो यूनिट बताए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग समझने वाली बात ये है कि जिस तरह से अगर आप पीसीयू को, अगर आप जो है उसको पीसीयू मोड पे चलाते हो, मतलब बैटरी से अगर आप उसको चला रहे हो, तो वो जो भी बैटरी आपका डिस्चार्ज होगा, और मान लीजिए आपका जो ग्रिड चार्जिंग का जो ऑप्शन है, अगर आपने वो ग्रिड चार्जिंग ऑफ करके रखा है, और ग्रिड चार्जिंग ऑफ किस तरह से करना है उसका क्या फर्क पड़ता है आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। तो ग्रिड चार्जिंग अगर आपने ऑफ करके रखी है तो नेक्स्ट डे क्या होगा कि वो जो बैटरियां हैं वो चार्ज होगी सोलर से, और वो जो भी चार्जिंग रहेगी आपकी सोलर से वो एक तरह से वो जो किलोवाट आवर्स के जो यूनिट है उसमें पकड़ी जाएगी। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो लोड अगर आपके बैटरी से चल रहा है, अगर ग्रिड चार्जिंग ऑफ है तो वो भी आपके सोलर में पकड़ा जाता है। लेकिन उसके लिए आपको जो है 24 घंटे का कैलकुलेशन करना है, और हो सके तो आप इसको 1 हफ्ते या 10 दिन का कैलकुलेशन कीजिए ताकि ये पूरा रीडिंग आपको मिले। तो समझने वाली बात यह है कि एक तरह से आपकी जो बैटरी चार्जिंग है और जो बैटरी का जो लोड चलना है वो भी सोलर से ही चल रहा है, भले उस वक्त जो है सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए पूरी रात जो है अगर आप बैटरी से जो है लोड चलाते हैं, और वो जो बैटरी है नेक्स्ट डे सुबह सोलर से चार्ज होती है, तो वो जो चार्जिंग है वो सोलर से हुई है, तो वहां पे जो यूनिट्स का जो आपका डिस्प्ले दिखेगा एक तरह से वो उसमें पकड़ा जाता है, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो सोलर से आई और आपके बैटरी में डाली गई। तो कुछ इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। लेकिन इंस्टेंटली आप इसको नहीं देख पाओगे, मतलब रात को अगर आप देखोगे आपकी बैटरी को और बैटरी से लोड चल रहा है तो वो यूनिट्स नहीं बढ़ेंगे, वो नेक्स्ट डे आपको बढ़ेंगे। तो अगर आप 1 हफ्ते का कैलकुलेशन निकालोगे तो 1 हफ्ते में आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो यूनिट है इसमें ये बैटरी भी अंदर इंक्लूड हो जाता है अपने आप। आइए अभी हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया है अजहर शेख की तरफ से, और ये पूछते हैं, I want to explain in brief about my setup, current setup and future setup which I am going to start soon. My past setup was Microtech inverter 800 VA का 150 Ah की बैटरी है। I converted this to solar inverter by installing 3 Lume solar panels 540 वाट के, और स्मार्टन का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर इन्होंने लगाया है। It was running smoothly for 2 months and started fluctuating. After contacting Smarten, they explained that there is a battery problem and I need to replace the battery. So I thought if I need to change the battery, better get a solar battery inverter itself. Very good move. So I changed the inverter to Gamma Plus and battery to Luminous Solar 150Ah, keeping the panel same it is. ओके, तो यहाँ पे इनके जो है 3 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले मैं इनको एक हार्ट दे दूं। तो यहाँ पे इनका जो पहला क्वेश्चन है
तो ये लिखा है, थस माई प्रेजेंट सेटअप इज विद गैमा प्लस लुमिनस का 150 एच का बैटरी और 3 पैनल यहाँ पे दिए हुए हैं, एंड आई रिमूव स्मार्टन एंड माइक्रोटेक इन्वर्टर एंड कीप इट असाइड, द सिस्टम इज रनिंग फाइन. माई फ्यूचर प्लान इज टू इंस्टॉल 2 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम विद द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन. तो सोलर पैनल ये खरीदने वाले हैं लूम सोलर के 375 वैट के मोनोपर्क 6 नंबर, और यहाँ पे 2 किलोवाट का लुमिनस इन्वर्टर लेने वाले हैं, और इनके जो क्वेरी हैं, in this rooftop solar 2 kilowatt plus gamma plus okay to run simultaneously, will there be any confusion of the two system? राइट, इसको जो है मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे आपको एक आस्क जेन वीडियो मिल जाएगा, यहाँ पे आप इसको एक बार देख लीजिए. दोस्तों, ये जो भी नॉर्मल ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम्स होते हैं, इनको पैरेलल में रन नहीं किया जा सकता. अगर आप दोनों सिस्टम साथ में चलाना चाहते हैं तो आपको इनका जो वायरिंग है ये कंप्लीट सेपरेट करना पड़ेगा, लोड कंप्लीट सेपरेट करना पड़ेगा. तो जो पैरेलल करने का फंक्शन होता है या जो फ्रीक्वेंसी सिंक करने का जो फंक्शन होता है, ये या तो फिर हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड, आपके जो बड़े इंडस्ट्रियल इन्वर्टर्स होते हैं, जो बड़े ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स होते हैं 5 kV 7 kV इस तरह से, उसमें होता है. क्योंकि एसी का जो वेवफॉर्म है इसको सिंक करना काफी जरूरी है, और जो नॉर्मल हमारे जो भी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स हैं, जो गैमा प्लस है या कोई और हो सकता है, उसमें इस तरह का फंक्शन नहीं होता, तो इनको आप पैरेलल नहीं कर सकते. आगे लिखा है, हाउ कैन आई पुट टू यूज द स्मार्टन एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर एज आई एम प्लानिंग टू गो फॉर ई बाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल विच विल रिक्वायर अ चार्जिंग पॉइंट फॉर चार्जिंग द बैटरी फॉर ई बाइक. कैन आई यूज इट हियर? हाउ टू कनेक्ट? I know that it is not simple and it will require a detailed explanation. I need your consultation regarding this setup. For that I am ready to pay your consultation charges. Okay, अजहर जी, तो यहाँ पे एक बात जो है सैडली मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जो भी ई व्हीकल्स हैं उसको डीसी चार्जिंग का ऐसा कोई जो स्टैंडर्ड है या कोई चार्जिंग पॉइंट है, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली. तो यहाँ पे ऐसा मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि आपका जो ई बाइक है अगर वो 48 वोल्ट्स का है या 60 वोल्ट्स का है या 72 वोल्ट्स का है तो आप उसको 72 वोल्ट दे दो और बैटरी चार्ज कर लो. ऐसा कोई स्टैंडर्ड मुझे यहाँ पे मालूम नहीं पड़ा. तो यहाँ पे एक ही स्टैंडर्ड आपके पास में बचता है, दैट इज गोइंग टू एसी 230 वोल्ट. मतलब जिस तरह से मेंस से आपकी जो चार्जिंग है वो होती है, उस तरह से आपको आपका जो ई बाइक है उसको चार्ज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपका जो ई बाइक है ये डायरेक्टली सोलर से चार्ज नहीं होगा. यहाँ पे आपको बीच में जो है एक इन्वर्टर या फिर एक पीसीयू लगा के उसको 230 वोल्ट एसी बनाना पड़ेगा, और उसके बाद में ही ये चार्ज होगा. तो यहाँ पे आपको एक मौका मिल जाएगा, आपके जो पुराने यहाँ पे जो इन्वर्टर्स पड़े हैं या फिर जो यूपीएस पड़े हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो. तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास में जो गैमा प्लस पड़ा रहेगा वो वैसे भी अलग हो जाएगा आपके सिस्टम से, तो उसको आप आपके ई बाइक के लिए लगा सकते हैं, और आपके ये जो पैनल्स हैं उसका सेट आप बना के एक अलग से पॉइंट निकाल के सिर्फ आपके ई बाइक के लिए लगा लीजिए. और आईड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट की जो सच्ची तरह से जो ई बाइक चलाई जाती है, मतलब इको फ्रेंडली वे में यूजिंग द सोलर एनर्जी, वो आप कर पाएंगे आपके गैमा प्लस को यूज करके. तो यहाँ पे आपका गैमा प्लस का जो सेट है वो कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा, मतलब उसके खुद के पैनल्स, उसके खुद की वायरिंग, फिर गैमा प्लस और उसके साथ में उसका बैटरी, और वहां से जो आउटपुट आएगा वो आपके ई बाइक में जाएगा. तो इस तरह से आपका जो ई बाइक है वो कंप्लीटली सोलर से चार्ज हो जाएगा, और आप जो है उसको एक इको फ्रेंडली वे में इस्तेमाल कर पाएंगे. सो थैंक्स अजहर जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. दोस्तों, अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम रेडियंस फर्नांडिस. और फर्नांडिस जी पूछ रहे हैं, थैंक्स फॉर क्लियरिंग माई कंफ्यूजन. आई हैविंग सेड दैट आई हैव अ काउंटर क्वेश्चन रिगार्डिंग एडिशनल पैनल्स. आई ऑलरेडी हैव 4 into 180 वैट और वीओसी इनका जो है 23.26. लूम सोलर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब जो है दो पैनल के इन्होंने सीरीज बना के बाद में उनको पैरेलल किया है. Can I add 2 into 375 watt VOC 44.1 पैनल्स इन सीरीज पैरेलल? तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि इनको आप सीरीज पैरेलल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो 180 वैट के जो पैनल्स थे, अगर ये 23 वोल्ट के हैं तो 23 into 2 मतलब आपने इनको जो है 46 वोल्ट का बना लिया. तो 46 वोल्ट और यहाँ पे आपके जो 375 वैट के जो पैनल है इनका VOC पहले ही काफी ज्यादा है, 44 है. तो आपके ये जो भी 375 वैट के पैनल है, ये आपके वो जो पहले का जो आपका पुराने पैनल का सेट है उसके पैरेलल में लगेगा. इनको अगर आप सीरीज पैरेलल करेंगे तो ये 44 + 44 मतलब 88 वोल्ट हो जाएगा, और इससे आपके इन्वर्टर में जो है प्रॉब्लम आ सकती है. It will be total 1470 watt less 30% loss is 1029 watts. So I will get around 80 volt from panels. Will this VOC be an issue? और यहाँ पे अगर फर्नांडिस जी आपके पास में अगर 24 वोल्ट का यूटीएल गैमा प्लस है या इस तरह का जो भी पीसीयू है जो 90 वोल्ट की वीओसी अगर ले लेता है, तो यहाँ पे आपको मैं एक जो है प्लान भी बताना चाहूंगा. और प्लान भी आपका इस तरह से रहेगा कि ये जो चारों आपके जो छोटे पैनल्स हैं इनको आपको डालना पड़ेगा सीरीज में, और वो सीरीज डालने के बाद में आपका जो वीओसी आएगा एक बार हम देख लेते हैं. सो दैट विल बी 23 into 4, मतलब ये हो गया आपका 92 वोल्ट्स.
और यहाँ पे आपका ये जो 375 वैट है इनको भी अगर आप सीरीज में डालोगे तो ये हो गया 88 वोल्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, 3-4 वोल्ट का फर्क है, तो इतना आप पैरेलल में कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ओवर पैनलिंग की बात है तो ओवर पैनलिंग में हमेशा कहता हूं कि दिस इज एट द ओनर्स रिस्क। तो आपको अगर ओवर पैनलिंग समझ में आती है, अगर आपको उतना कैलकुलेटेड रिस्क लेना है तो आप ओवर पैनलिंग में जा सकते हैं। और जिस तरह से आपने ये जो कैलकुलेशन बताया है इसके हिसाब से अगर ये सेटअप जो है अगर ये चलता है तो काफी अच्छा रिजल्ट देगा आपको, और इसमें जाने में कोई भी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पे सिर्फ जो है एक बात मुझे क्लियर नहीं है कि आपका जो गामा प्लस है ये 24 वोल्ट का है या 12 वोल्ट का है। 24 का है तो ये 91 का जो वीओसी है ऑफिशियल यहाँ पे 90 लिखा है, थोड़ा सा मार्जिन होता है इसमें। कैलकुलेटेड रिस्क अगर आप लेना चाहते हो तो 91 वोल्ट के आपका जो पैनल कन्फिग है उसके साथ में जा सकते हो। अगर 12 वोल्ट का मॉडल है तो ये वाला कन्फिग आपके लिए नहीं चलेगा, उसके लिए आपको ये जो चीजें हैं आपके जो बड़े पैनल है इसको पैरेलल में लगाना पड़ेगा। सो थैंक्स फर्नांडिस जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और अभी हम ले लेते हैं आज का बोनस क्वेश्चन। और बोनस क्वेश्चन जो आया है वो सीबी की तरफ से, और ये पूछते हैं, हाय zen innovations, as a layman I wanted to understand the following combination works well and gives good life of the system। तो इनको जो है 375 वाट के 2 पैनल लेने हैं लूम सोलर के, वॉल माउंटेड, और यहाँ पे इन्होंने 15 और 25 डिग्री, मतलब ये जो सेटअप है इनका काफी इनोवेटिव है और एक अपार्टमेंट में ये लगाना चाह रहे हैं, मतलब वॉल माउंटेड ये सिस्टम रहेगा। और दोनों के जो एंगल है उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा फर्क दिया है, 15 और 25 डिग्री। सो आई एम लिविंग इन एन अपार्टमेंट सो कांट इंस्टॉल द पैनल्स ऑन रूफटॉप, सो आई एम प्लानिंग टू इंस्टॉल ऑन वेस्ट फेसिंग वॉल, देयर इज नो शैडो फ्रॉम वॉल्स और ट्रीज एंड इट इज ऑन 4th फ्लोर। बढ़िया। तो यहाँ पे ये जो है यूटीएल गामा प्लस जो है 24 वोल्ट का मॉडल लेने के बारे में सोच रहे हैं। और दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको 12 वोल्ट का मॉडल लेना है या फिर 24 वोल्ट का मॉडल लेना है, सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक डेडिकेटेड वीडियो में। तो यहाँ पे 2 बैटरी ले रहे हैं लुमिनस की, और यहाँ पे लिखा है माई पैनल्स आर 20 मीटर फार फ्रॉम दैट इन्वर्टर, मतलब लगभग 60 फीट जो है डिस्टेंस है। सो इज इट गुड टू यूज 10 स्क्वायर mm डीसी वायर और डू आई नीड टू गो फॉर बेटर स्क्वायर mm? ऑलराइट, तो सबसे पहले सजेशन आपको मैं ये एक दे दूं कि यहाँ पे आपको एक Q&A एपिसोड मिल जाएगा जिसमें हमने बात की थी कि बेस्ट पैनल्स आपके यूटीएल गामा प्लस के लिए कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको बाइंग लिंक्स भी मिल जाएंगे। और ये जो 60 सेल के जो पैनल है इसका वीओसी काफी प्यारा होता है, लगभग 36 वोल्ट के आसपास। और 36 वोल्ट की वीओसी का फायदा ये रहेगा कि जब आप इनको सीरीज में डालोगे, मतलब ये जो 2 पैनल है इनको अगर आप सीरीज में डालोगे तो इसका वीओसी बनेगा लगभग 72 वोल्ट के आसपास। और ये जो 72 वोल्ट का जो वीओसी है ये आपके पैरेलल कनेक्शन के बजाय आपका जो ट्रांजिट लॉस है ये काफी कम रहेगा, और कम लॉस की वजह से आपका जो 10 mm का जो वायर है ये भी काफी अच्छे से काम करेगा। तो एक बार वो वाला Q&A आप जरूर देखिए, और हो सके तो वो जो 60 सेल के जो मोनोपर्क सोलर पैनल्स हैं उनके साथ में जाइए। बाइंग गाइड्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप प्राइजेस और डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ लेते हैं। सो इज इट गुड टू यूज 10 स्क्वायर mm वायर और डू आई नीड टू गो फॉर बेटर स्क्वायर mm? तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से जाते हैं 72 वोल्ट के सिस्टम में तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डज दिस सिस्टम हेल्प मी यूज इन डे एंड नाइट मैक्स 800 वैट लोड? देखिए लोड जो है वो आपके यूज के ऊपर रहेगा, आप चीजें कितना घंटा चलाते हैं, आपका बैटरी का हेल्थ कितना है, वो पूरा चार्ज है या नहीं, तो उसके हिसाब से ये रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ BLDC फैंस लिए हैं, फ्रिज है, टीवी है। फ्रिज आपका जो है इन्वर्टर टेक का होना चाहिए, हमने पहले भी बात की थी। आपको बाइंग गाइड यहाँ पे मिल जाएगा, एक बार जरूर देखिए। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि LG का यहाँ पे AC ये चलाना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो AC है ये आपके गामा प्लस के लिए एक काफी मुश्किल चीज रहेगी, काफी अपहिल टास्क रहेगा। तो अगर आप जो है आपका AC अगर चलाना ही चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो 2 kVA सिस्टम है उसके अंदर जाना चाहिए। Q&A में पहले हमने बात की थी उस तरह से। तो अगर आपको AC इस पे सोलर पे चलाना है तो सबसे पहले तो आपको जो पैनल का सेट है वो काफी बड़ा लगाना पड़ेगा, और साथ में 2 kVA के साथ में जाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे आपका जो एग्जिस्टिंग प्लान है उसको अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आपको ये जो AC है इसको आपको मेंस पे रन करना पड़ेगा। तो अगर आप AC हटा सकते हैं तो इस प्लान के साथ में जाइए। अदरवाइज जो ऊपर हमने Q&A में बात की थी कुछ देर पहले, जो 2 kVA का सेटअप था उसके साथ में आप जाइए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके यूज के लिए। वॉशिंग मशीन चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी चलाता हूं। इन्वर्टर टेक की होनी चाहिए। अगेन बाइंग गाइड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे लिखा है इन PCU मोड इफ लोड इज ग्रेटर देन 800 देन वुड बी शिफ्टेड टू बैटरीज और ग्रिड। देखिए यहाँ पे जो भी ऑफ ग्रिड सोलर PCUs हैं जो लोड चलता है वो सोलर और बैटरी को मिक्स करके
दिया जाता है। अगर आप पीसीयू मोड में चलाते हैं तो सबसे पहले आपका जो लोड है वो बैटरी में से ही लिया जाएगा, और जिस तरह से बैटरी डाउन होते रहेगी, मतलब रिकनेक्ट वोल्टेज पे अगर बैटरी आ जाएगी, उसके बाद में ये कंप्लीट लोड जो है वो सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे कई लोग जो है, इनफैक्ट कई यूट्यूबर्स भी इस तरह से बताते हैं कि ऑफ ग्रिड जो सोलर पीसीयू है ये ग्रिड से जो जितनी चाहिए उतनी एनर्जी ले लेता है और उसको मिक्स वगैरह कर देता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारी चीजें जो है ये हाइब्रिड सिस्टम्स में ही होती है। जो नॉर्मल ऑफ ग्रिड जो पीसीयूज हैं, जो इन्वर्टर्स हैं, इसमें ग्रिड का मिक्सिंग नहीं होता। वो क्यों नहीं होता वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, एक Q&A एपिसोड आपको मिल जाएगा। आगे हम पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1200 वैट लोड इज कंज्यूम। तो सबसे पहले तो अगर आप 1200 वैट लोड डालेंगे तो आपका जो ऑफ ग्रिड पीसीयू है अगर 1 kV का लिया है तो ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट का इंडिकेशन ये बताने लग जाएगा। तो ये ग्रिड में से जो है जो एनर्जी कम पड़ रही है वो नहीं ले सकता। इन द नाइट टाइम डू वी नीड टू चेंज द मोड और द इन्वर्टर विल हैंडल इट ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे अगर आप इसको एक बार प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर कर लेते हो, जिस तरह से ये वीडियो है हमने समझाया था, पीसीयू मोड, स्मार्ट मोड, हाइब्रिड मोड, एक बार ढंग से कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली कर लेगा। कोई भी तरह का स्विच आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई हैव ऑर्डर्ड लूम सोलर पैनल्स इन इन्वर्टर नॉट येट ब्रॉट द बैटरीज। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो चीजें हैं ये हो सके अगर आपका प्लान चेंज हो रहा है, अगर आपको एसी चलाना है तो फिर ये प्लान आपको चेंज करना पड़ेगा, इवन द पैनल्स एंड द इन्वर्टर एज वेल। Not yet brought the batteries. Let me know if any modifications need as per you. I have watched almost all of your videos to understand and I have made the above system configuration. In Q&A videos, one user said that his inverter blasted. And is there any device to handle this power VOC fluctuation? It is suggested to have DC MCB of 40 amps. देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कई लोग जो वीडियो है वो स्किप कर करके देखते हैं और एक हाथ कोई फिगर पिक कर लेते हैं कि हाँ 40 एम्पियर का एमसीबी लगा दो। ऐसा नहीं होता। आपको जो वीडियो है उसको पूरा देखना है। और एमसीबी का जो कैलकुलेशन है वो हमने एक्सप्लेन किया था Q&A एपिसोड 4 में। यहाँ पे आपके पैनल का जो टोटल एम्पियर है वो आपको निकालना है, आपके पैनल के स्टिकर पे मिल जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट करंट आपके पैनल का आप टोटल कर लीजिए, जितने पैनल पैरेलल में है उतना, और उसको आप 25% ऐड करके आपके जो सेटअप है उसके हिसाब से आप एमसीबी ले लीजिए। तो ऐसा नहीं कि आपका पड़ोसी 40 एम्पियर का ले रहा है तो आप भी 40 एम्पियर का ले लो। आपका जो सेटअप है, आपका वायरिंग कॉन्फ़िगरेशन है, उसके हिसाब से आपको एमसीबी लेना है। अगेन अगर पैनल्स को अगर आप सीरीज में डाल रहे हो, वीओसी बढ़ा रहे हो तो उनका एम्पियर कम होता है, तो एमसीबी आपको कम एम्पियर का लेना है। ये सब बात जो है आप कैलकुलेट करके आपके हिसाब से एमसीबी ले सकते हैं। बाइंग गाइड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस बार जो है अमेजोन में काफी अच्छे सेल चल रहे हैं। एमसीबी वगैरह मैंने पिक करके रखे हैं, आपको बाइंग गाइड और बाइंग लिंक्स इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है थैंक्स फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन सोलर सिस्टम्स। दीज वीडियोज आर हेल्पिंग so many customers to save electricity bills in cities. So thanks for asking this question। और इस तरह के जो वीडियोस हैं मुझे बनाने में काफी अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है जब आप जो है इस तरह से बताते हैं कि हाँ भाई वीडियोस हेल्पफुल है और किसी की हेल्प हो रही है। सो दैट इज इट फॉर Q&A एपिसोड 17 दोस्तों। और इसी तरह के अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं मुझसे तो यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा, आस्क मी अबाउट का वीडियो है। यहाँ पे जाके आप आपके जो भी सवाल हैं ये मुझसे पूछ सकते हैं, और कुछ इसी तरह से Q&A में हम सामने आके उसके जवाब देते रहते हैं। अगर काफी सिंपल है तो आपको रिप्लाई वहीं पे मिल जाएगा, या फिर Q&A सेशन में उसका रिप्लाई आपको फेस टू फेस मिल जाएगा। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो देखने में आपको मजा आया तो लाइक वाला बटन जरूर दबाइए, और इसी तरह के वीडियोस आपको आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस।